हेलो बच्चों। ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेस को समझ रहे थे कि कैसे धीरे धीरे रिसोर्सेस डेवलप होते हैं और उनको सही ढंग से यूटिलाइज करके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में इन्हेंसमेंट के साथ, बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ और चीप कॉस्ट में अवेलेबल करा पाते हैं। तभी वो रिसोर्सेज हमारे काम के हैं। अगर कोई रिसोर्स है और वो ज्यादा महंगा है या आम आदमी की पहुंच से बाहर है तो उस रिसोर्स के होने का कोई मतलब नहीं है। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम केवल सिलेबस को लेकर के चलें और जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये ज्योग्राफी है तो आपको ये समझना होगा, ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक होती हैं, एक हद तक साइंस का एलिमेंट लिए होती हैं। ज्योग्राफी है ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, लेकिन पूरी तरह आप इसको ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड स्टडी में नहीं ले सकते। इसमें कुछ चीज़ें साइंटिफिक हैं और जहां आपको लगता है कि किसी डिटेल की ज़रूरत है, या तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं या अपने किसी साइंस के टीचर से पूछिए, वो आपको और बेटर वे में डिटेल में बता पाएंगे। तो हमारी कोशिश है इस क्लास को हम काफ़ी सीमित तरीके से लेकर के चलेंगे और जितना सिलेबस में दिया है उसी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाहर अभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अगर आपके पास रिसोर्स है तो आपको उसको लेकर के एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे आप उस रिसोर्स को यूटिलाइज करें कि आप बेस्ट ऑप्टिमम वे में उसका फायदा उठा पाएंगे। अगर कोई चीज आपके पास है या फिर अगर आप अपनी डेली रूटीन की ही बात करें, अगर आप सुबह उठ के अपने को डिसिप्लिन करके अपना प्रॉपर रूटीन लेकर के नहीं चलते तो ज्यादा चांसेस हैं कि चीजें आगे जाकर के मेसी हो जाएंगी। तो ठीक उसी तरह अगर आपको कुछ चीजें दे दी गई हैं और आप उनको सही ढंग से नहीं यूटिलाइज करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। आप अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो इसी बेस पे करते हैं कि आपके पास प्रेजेंट में रिसोर्स कितने हैं और वो कितने दिन तक चलने के लिए उपलब्ध हैं। मतलब आपके पास अगर रिसोर्स हैं तो वो कितने दिन तक आप यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर एक लेवल के बाद वो रिसोर्स ड्रेन हो रहे हैं तो या तो आपको नए रिसोर्स जनरेट करने पड़ेंगे या कहीं से नए रिसोर्सेज आपको मिलें, तभी आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। तो जब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात होती है तो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी के अलग होने का जो सेंस है कि इकोनॉमी में जो परसेंटेज है कि किन चीजों की वजह से वो इकोनॉमी जनरेट है हो रही है वो अलग है। कहीं पर एग्रीकल्चर का रेशियो ज्यादा होगा, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा होगा, कहीं पर सर्विस सेक्टर का ज्यादा होगा, कहीं पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का होगा, कहीं पर कम्युनिकेशन बेस्ड होगा। तो जो हर जगह का जो टोटल रिसोर्स है वो अलग है, और जब रिसोर्स अलग है तो उससे जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो अलग है। और उस रेवेन्यू को कैसे आगे तक लेकर के जाना है कि उसके प्रॉपर एक्सपेंडिचर से नेशन बिल्डिंग या नेशन का प्रोग्रेस हो सके, तो इसके लिए जो पूरा एक प्लानिंग होती है वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार में किसी चीज को देखा और बना दिया। कोई चीज जब छोटी है तो उसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं, लेकिन जब वही चीज एक बड़े लेवल पर हो जाती है तो फिर वो क्या है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, कभी भी एक वर्ड आता है सिस्टम। सिस्टम कैसे बनता है? जब अगर आप इमेजिन करिए कि जैसे आप साइकिल यूज करते हैं तो आगे एक बड़ा सर्किल है, पीछे एक छोटा सर्किल है, दोनों के बीच में चेन मूव कर रही है। एक के बिना दूसरे की आइडेंटिटी नहीं है, दूसरे के बिना पहले की नहीं है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट मतलब को इंडिपेंडेंस रखते हैं, आपस में एग्जिस्टेंस इनका जुड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों साथ आते हैं तभी काम करते हैं। जब ऐसे कम से कम कई हजार चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तब वो सिस्टम बनता है। इन अ सिंपल वे, अगर आपकी कार चल रही है, आपकी बाइक चल रही है, तो वो एक सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपके क्लच
लेने से लेके आपके ब्रेक लगाने तक, आपके एक्सीलेटर लेने से लेकर के आपके उस गाड़ी को रोकने के प्रोसेस तक हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। अगर उस पूरे में से भी एक इम्पॉर्टेंट नट भी गड़बड़ हो गया तो आपको दिक्कत होगी। एक तरफ आपका फ्यूल है, एक तरफ इंजन ऑयल है, बाकी सारी चीजें हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है। सिस्टम का यही मतलब होता है कि एक छोटी से लेकर के बड़ी चीज तक का पूरा इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी चीज है और छोटे को हटा दीजिए, छोटे का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। आप गाड़ी का एक छोटा सा स्पार्क प्लग हटा दीजिए, आपकी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट होगी। आप उसमें से बैटरी हटा दीजिए, आपको इग्निशन ही नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट ही नहीं मिलेगा। तो अगर एक छोटा सा पुर्जा भी आप हटा दें तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या कहने का मतलब है कि ये पूरी चीज एक एग्जाम्पल है कि सिस्टम ऐसे काम करता है। जब हम सोसाइटी में बात करते हैं सिस्टम की, पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं गवर्नमेंट की, तो ये पूरी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे के साथ बराबर चलती रहती है। ऐसे में आपको ये देखना होता है कि उसमें आप बेटर वे में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोल रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हर चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी है और एक छोटे से लेकर बड़ी चीज तक की अपनी इंपॉर्टेंस है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। अगर आप लकड़ी से कोई चीज बना रहे हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप लकड़ी से कोई चीज बना रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी लकड़ी इसके लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जाएंगे और कुछ भी उठा के कुछ भी बना देंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो जो लॉस है वो ज्यादा होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैसे वो चीजें काम करेंगी, और जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी आप उससे कुछ बना सकते हैं। सोफा आपका अलग लकड़ी से बनता है, बिस्तर अलग है। आपको पता होना चाहिए कब सागौन का इस्तेमाल करना है, कब आपको बैम्बू का इस्तेमाल करना है, कब आपको यूकेलिप्टस का इस्तेमाल करना है, कब ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन बनानी है। तो रिसोर्सेस के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ये पता होना चाहिए कि ये चीज किस इस्तेमाल में आने वाली है। अगर वो चीज उस कंटेक्स्ट में यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी तो जिस वजह से आपने लिया है उसको लेने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। फिर आता है इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। आपने ले तो लिया, लेकिन आप उन चीजों को संभालेंगे कैसे? जिस भी रीजन में आप हैं, मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में हैं और पेड़ लगातार ऐसे 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 करते हुए बने हुए हैं। अब उन पेड़ों को कहीं तो ले जाके आपको इकट्ठा करना होगा, तो आप उनको कैसे इकट्ठा करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसी भी रीजन में, मैं सिर्फ पेड़ के एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ, अपने आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप सब देख लीजिए। इवन अगर आप सोचें कि चाहे आप डे टू डे लाइफ में मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे आप ईयरबड्स यूज कर रहे हो, या आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, या आप अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, किसी भी चीज में आप देखेंगे जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं एक के बाद एक, वो अलग अलग जगहों से आई हैं। जब आई हैं तो उनको कहीं ना कहीं पर बल्क में रखा गया होगा, उन्हें बल्क में रखने के बाद यहाँ तक लाया गया होगा, यहाँ तक लाने के बाद ही चीजें आपको मिली होंगी। तो पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी चीज है आपकी इन्वेंट्री। किसी भी रीजन में आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर आप उस चीज को प्रिजर्व कैसे करेंगे। इसके लिए क्या जरूरी होता है? सर्वे करना। सर्वे का क्या मतलब होता है? किसी भी जगह पर जाकर के ये पता करना कि वहां पर क्या चीजें हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, उसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, और मान लीजिए वो बेड बनाता है और बेड बनाने के लिए उसे सागौन की लकड़ी चाहिए, तो वो पहले जाकर वहां पर आइडेंटिफाई करेगा कि कितने सागौन के पेड़ हैं, और अगर कितने से ज्यादा फिर कितने खेतों में हैं। खेत का मतलब कितने बागान हो सकता है, या एक पूरा प्लांटेशन एरिया होगा, खेत नहीं होगा, खेत में तो क्रॉप्स होंगी। तो पूरा जो भी प्लांटेशन एरिया है वहां पर कितने पेड़ लगे हैं, उसमें से कौन से अलग अलग हैं,
और अगर लेना भी है तो उसमें से कौन से काम के हैं कौन से नहीं हैं। तो प्रॉपर एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद क्या होगा मैपिंग होगी, उसको ढंग से प्रॉपर वे में मैप बनाया जाएगा कि क्या चीज कहाँ पर है, किस क्वांटिटी में है। अगर आपने एक मैप बनाया तो उस मैप में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। और अगर मान लीजिए एक ही चीज को आप दिखा रहे हैं तो एक चीज किस जगह पर ज्यादा है किस जगह पर कम है आपको उसका संकेंद्रण दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ ही आप बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का। तो जब अगेन वही बात कि आप किसी भी चीज की गुणवत्ता को नापने की कोशिश करेंगे, गुणवत्ता से मतलब है कि आपको पेड़ तो दिख रहे हैं लेकिन उसमें से कौन से इतने क्वालिटेटिव हैं कि आप बना सकें। मान लीजिए नाव बनती है पेड़ से, ठीक है, उसके लिए लकड़ी स्पेसिफिक चाहिए। अब वो इतनी मजबूत है कि उससे अगर नाव बनाया जाए तो वो जाकर के उन लहरों का सामना कर पाए। अगर है तो फिर बनाया जाए और नहीं है तो फिर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर फिर आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, साथ ही उन रिसोर्सेस का मेजरमेंट, कितने हैं क्या हैं कैसे हैं कब बनेंगे, सारी चीजों को मिला जुला के इस ढंग से देखा जाता है। अब आते हैं इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जब हमें चाहिए तो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है। मान लीजिए आपको कोयला निकालना है तो कोयला निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। जब आप रिसोर्स की बात करते हैं तो किसी भी तरह के रिसोर्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स आप नहीं ले पाएंगे, किसी भी कंडीशन में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सही टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अगर मान लीजिए एक बाइक है तो आप उसको सिर्फ हथौड़ा इस्तेमाल करके पूरी बाइक नहीं खोल सकते। आपको कभी पेचकस चाहिए, कभी आपको रिंच चाहिए, कभी आपको दूसरे टूल्स चाहिए उसके हिसाब से फिर आप काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह जब बात होती है रिसोर्स में तो स्किल्स होने के साथ साथ प्रॉपर टूल्स होना जरूरी है। अब पता चला जमीन खोदना है, आपने क्रेन मंगा लिया तो क्रेन से आप क्या कर लेंगे, क्रेन से आप कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। और आपने पता चला गड्ढा खोदना तो मशीन दूसरी बुला ली। तो इसीलिए टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, क्या चीज क्या कर सकने में सक्षम है ये जान पाना बहुत जरूरी है। और जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो किस ढंग से होगा, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, ये समझने की जरूरत है। और जब कहते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो भी आपके लोकल लेवल पर रीजनल लेवल पर जो भी रिसोर्स आपके पाए जा रहे हैं उन सारे रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री में रखना, एप्रोप्रिएट टूल्स में लेना और सब कुछ करने के बाद आपको इस नेशनल लेवल की प्लानिंग के साथ मैच करना कि जिससे आप देश का विकास कर पाएं या उससे देश का विकास सुनिश्चित हो। तो जो भी संसाधन है उनको इकट्ठा करके चीजों को रखना और फिर आगे जाने की सोचना। तो जब हम बात करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स की तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट प्लान काम करते हैं, क्योंकि जितने भी जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो सिर्फ इसीलिए होती है कि राज्य के स्तर पर राष्ट्र के स्तर पर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसी के लिए सारे संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है और जिससे जो भी जनता है उस तक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इंडिया ने काफी ज्यादा कंसर्टेड एफर्ट्स किए, कब,
जब उसने आजादी के बाद अपना पहला पंचवर्षीय योजना लेकर के आए, 5 ईयर प्लान। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं ना मजाक में कि किसी चीज को 5 ईयर प्लान मत बना देना, कि छोटा सा काम है, पता चला आपने उसे 5 साल लगा दिए करने में। तो वो मजाक में कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर क्या था कि 5 ईयर प्लान बनाए गए एक प्लानिंग के तहत कि आप अगले 5 साल में देशों का विकास कैसे करेंगे। पहले से योजना आयोग संभालता था, बाद में नीति आयोग आ गया। अब उस हिसाब से वो नीति आयोग थिंक टैंक का काम करता है। तो बेसिकली इनका काम क्या था, तब जब योजना आयोग था आजादी के बाद बना, इसका काम था कि देश कैसे विकास करेगा, अलग अलग समय में अलग अलग एजेंडा को आगे किया गया। कभी गरीबी हटाने की बात हुई, कभी दूसरे मुद्दों को आगे किया गया, लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस था वो सिर्फ यही था कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और उनके माध्यम से आने वाला भविष्य सुरक्षित करते हुए देश का विकास हम सुनिश्चित करेंगे। जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, अगर उस रीजन के डेवलपमेंट में, मान लीजिए कोई रीजन है, वो कब डेवलप होगा, जब उसके पास रिसोर्स होंगे। अगर कोई रीजन है उसके पास डेवलप ही मतलब उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, तो उसके पास डेवलपमेंट के ऑप्शंस भी कम है। बस फर्क इतना है कि कोई स्टेट जहां पर जो नेचुरल रिसोर्स है सिर्फ उन पर निर्भर करता है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं और अपने लिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेस को जनरेट कर लेते हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी और बेहतर करके चले जाते हैं। अगर आप सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ह्यूमन मेड जो भी रिसोर्सेस हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ जगहों पर रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन वो जो रीजन है वो अमीर है। रीजन REZION की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, REASON की बात नहीं हो रही, जिसे हम कारण कहते हैं, कारण बताइए। तो रीजन की बात नहीं हो रही, रीजन की बात हो रही है। तो अब जो भी एरिया है, कई बार ऐसा होता है कि किसी एरिया में रिसोर्सेस कम है लेकिन वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है रिसोर्सेज ज्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कम होता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये उन्हीं जगहों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर एफिशिएंट वे में टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जा रही, प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं है और उसको लेकर के आसपास के लोगों में एक अवेयरनेस का लेवल नहीं है। तो ऐसे में दोनों तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और जब हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलोनाइजेशन, कि जब कोलोनाइज किया गया था उस सिचुएशन में जो भी रिच रिसोर्सेस थे कॉलोनीज के वो इन्वेडर्स के लिए सबसे बड़े अट्रैक्शन प्लेस थे। मैंने पहले भी क्लासेस में पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स वाले में भी बताया है कि जब भी इन्वेडर्स आए हैं तो उनकी नज़र में या तो जमीन रही है या प्रॉपर्टी रही है या फिर कुछ और अन्य कल्चरल हेरिटेज हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में वो लोग ये देख लेते थे कि कोई ऐसी इलाका है, कोई ऐसा जगह है जहां पर संपन्नता ज्यादा है, तो वो उस इलाके में जाकर के अटैक करते थे। इसीलिए जब हम रीजन के टर्म्स में बात करते हैं तो रीजन के टर्म्स का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर वो डेवलप्ड है तो वहां की तरफ इन्वेडर्स जाएंगे। डेवलप से मतलब जरूरी नहीं है कि उनका प्रॉपर दोहन हुआ हो तो वो डेवलप नहीं भी हो सकते। किसी जगह में रिसोर्स का होना और उस रीजन का डेवलप होना, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टेक्नोलॉजी फुलफिल करती है, वो नॉलेज फुलफिल करता है। हो सकता है किसी के पास रिसोर्सेस सारे हों लेकिन वो उतना डेवलप ना हो, और किसी के पास रिसोर्सेज ना हो लेकिन वो फिर भी डेवलप्ड हो। दोनों तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जिसका भी हमने डिस्कशन किया था। लेकिन
जब इन्वेडर्स की बात होती है तो वो वहां अट्रैक्ट होते हैं जहां रिसोर्सेज हैं, और अगर रिसोर्स है वो एरिया डेवलप नहीं है तब भी वो जाएंगे, और अगर रिसोर्स है और वो एरिया डेवलप है तब तो वो डेफिनेटली जाएंगे। दोनों तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। और जब भी हम बात करते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, इसका सिंपल सा मतलब है कि उनके पास जो मशीनरी है वो हमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके पास मशीनरी है। अभी मैंने वही कहा कि रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच का जो गैप है वो टेक्नोलॉजी फुलफिल करती है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो वो गैप है, जो टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी है, उसको फुलफिल कर दिया जाए। जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा सारी चीजें अपने आप ऑन ट्रैक आ जाएंगी। जब हम इस तरह की बात करते हैं कि कहीं सॉरी कहीं पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से रिसोर्स रह गए, और लेकिन वहीं पर जब बाहर के लोग आए जिन्होंने कॉलोनी स्टेब्लिश की, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो जो भी वहाँ के रिसोर्स थे वो उन्होंने हार्नेस किए, यूटिलाइज किए और एक्सप्लॉइट किए। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर होना। जब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात किया जाता है तो यहाँ पर बात सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं होती, बल्कि अवेलेबिलिटी की भी बात होती है, क्योंकि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब समाजवाद की बात होती है, तो जो संसाधन है उस संसाधन को लेकर के केवल चंद हाथों में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे समाज में न्यायपूर्ण ढंग से बांटने की बात होती है, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्सेस की क्वालिटी और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है सब कुछ अच्छा बनाया जा सके। अगेन, आपने अब तक रिसोर्स को निकाल लिया था, ठीक उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया, सर्वे किया, मैपिंग किया, उसको प्रॉपर आपने निकाल लिया। निकालने के बाद आपने उसका कंजर्वेशन भी देख लिया, उसके बाद आपने उसको बांट भी दिया। सब कुछ करने के बाद लास्ट में क्या होगा, उसको एक प्रिजर्व करने के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया, निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया। जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद लास्ट चीज क्या बचेगी, लास्ट चीज बचेगी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। तो जब ऐसी बात होती है तो कि इरेशनल कंजम्पशन, जैसे लोग बोलते हैं ना कि रैशनल माइंड से सोचो कि कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। मान लो आपस में दो लोगों को कनेक्ट होना है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो जो ऊपर है वो नीचे वाले तक आ सकता है। इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ, रैशनल वे में सोचना। मान लीजिए एक गड्ढा है, उसमें आप फंसे हुए हैं, तो जो व्यक्ति ऊपर है वो तो आपको हाथ डाल के निकाल सकता है या वो रस्सी डाल के आपको निकाल सकता है, लेकिन जब आप नीचे हैं तो ऊपर वाले तक नहीं। ऊपर वाला नीचे वाले को निकाल सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर डायरेक्टली बिना किसी सपोर्ट के नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक रैशनल थिंकिंग है। अब आप कह सकते हैं जो व्यक्ति नीचे है वो नेगेटिव हो रहा है, बट एक्चुअल में उसे रैशनल थिंकिंग बोलते हैं, क्योंकि उसे कैलकुलेशंस पता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन उसे पता है कि वो उतनी ऊपर नहीं जा सकता बिना किसी सपोर्ट के या किसी रीजन के प्रॉपर। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर है वो नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे के वाला व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। तो नेगेटिव थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग डिफर करती है। रैशनल थिंकिंग आपको प्रॉपर लॉजिक में बताती है, और जब आप वही चीज इस कंटेक्स्ट में देखिए कि जरूरी नहीं है कि जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करें वो वैसी ही होगी।
जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से डायनामिक्स और फोर्सेस काम करते हैं। तो रैशनल थिंकिंग में ही जरूरी नहीं है कि जितना रैशनल आप सोच रहे हैं वही है। वो फिर ये होता है कि सामने वाला अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आ गया, या उसके कुछ रीजंस हो गए, या आपने लिमिट क्रॉस की, दोनों तरह की चीजें हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि आप एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते, मैं आपको एक सिंपल सी बात करा रहा हूँ, क्योंकि आपका हाफ ईयरली तक का एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो रैशनल थिंकिंग क्या कहेगी कि मेरा इतना एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब आगे का जो सिलेबस बचा है मैं पीछे का कवर नहीं कर पाऊंगा, तब मेरा जब फाइनल एग्जाम होगा, ईयरली एग्जाम होगा, तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है? रैशनल थिंकिंग बेस्ड ऑन डेटा, एविडेंसेस एंड साइंटिफिक साइट्स, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इतना हो चुका, इसने अभी तक वेल परफॉर्म नहीं किया। लेकिन रैशनैलिटी कहाँ खत्म हो जाएगी? जब बच्चे में ये जुनून आ जाए कि ये जो बचा हुआ सिलेबस है ये मैं पूरा का पूरा अगले 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, पीछे का भी आगे का भी। अब उस बच्चे ने क्या किया? उसने रैशनैलिटी को बाईपास किया। बाईपास कैसे किया? अपने जुनून से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, और वो बाईपास करके निकल गया। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाफ ईयरली इसका खराब गया है, ईयरली भी खराब जाएगा, आपने उसको बाईपास कर दिया, ईयरली आपने अच्छा एग्जाम दे दिया। तो ईयरली एग्जाम आप अच्छा कैसे दे पाए? ईयरली एग्जाम आप इसीलिए अच्छा दे पाए क्योंकि आपने रैशनल थिंकिंग को नहीं माना। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलते तो जो रिजल्ट था वो पहले से डिक्लेयर था। इसीलिए रैशनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो जो आपका लास्ट का रिजल्ट है वो वही आएगा जो आना चाहिए। और अगर आप में इतनी करेज है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर के सोच सकें, या कुछ आउट ऑफ द वे आप परफॉर्म कर सकें, या जो चीजें सीधी हैं जैसी हैं उसके अलावा आप चीजों को कैलकुलेट कर पाए, तब फिर पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट्स कुछ और आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट वे में फॉरवर्ड जाते हैं या स्ट्रेट वे में आप जा रहे हैं तो रैशनल थिंकिंग के हिसाब से वो चीज नहीं हो सकती। लेकिन आपने रिस्क कवर किया, और रिस्क कवर करके आपने जो बेसिक फैक्ट्स थे उनको बाईपास करके उनके आगे निकल के आपने कुछ नया क्रिएट किया। और आप पाएंगे कि जितने लोगों ने जीवन में कुछ भी अलग किया या इतिहास रचा या कुछ भी ऐसा किया, उन्होंने रैशनल थिंकिंग को बाईपास किया। जब लोग ये कहने लगे कि आपसे नहीं होगा, तभी वो काम करना होता है। तो ये रैशनल थिंकिंग वाला अप्रोच है। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो है इररेशनल। इररेशनल का मतलब क्या हुआ? रैशनल का मतलब था कैलकुलेटिव वे में जाना, इररेशनल का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं, आपको बस फायदा दिखाई दिया और अंधाधुंध आप चले गए, आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे इररेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको पेड़ दिखा, आपको ये दिखा कि मैं पेड़ बेचूंगा, इससे मुझे फायदा होगा, पैसा आएगा, तो आपने फिर न दिन देखा न रात तो सारे पेड़ आपने काट दिए, और उतने ही पेड़ वापस बड़े होने में कम से कम 100 साल का समय लगेगा। तो जो लॉस हुआ वो तो एक झटके में हो गया, लेकिन जो रिकवर होना है उसमें बड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए जब कंजम्पशन की बात होती है तो इररेशनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, और न ही ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। क्योंकि एक वर्ग अगर सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगा या ओवर यूटिलाइज कर लेगा तो उसके बाद जो दूसरे वर्ग हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, सामाजिक भी, आर्थिक भी। जिस रीजन में आपने पेड़ सारे काट दिए, एक बार में पता चला 1000 पेड़, लाख पेड़ आपने काट दिए, जब सारे पेड़ आप काट देंगे तो उसके बाद उस एरिया में टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बारिश होना कम होगी, धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि जो वहां का एरिया की मिट्टी है उसमें भी कटान बढ़ेगा, पेड़ की जड़ें उन्हें बांध के रखती हैं, अब वो भी हट गई तो वो कटेगा। तो जब वहां का एरिया का सारी चीजें गड़बड़ होगी तो अमीर लोग अपने को रिसोर्सेस से बचा लेंगे, कोई एसी लगवा लेगा, कोई हीटर लगवा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। जिसके पास पानी नहीं होगा वो पानी कहीं से खरीद के मंगवा लेगा। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो देश का निचला तबका है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या कह लीजिए कि एक बड़ा वर्ग है देश का जो सीधे प्रभावित होगा। इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उसी को कहते हैं।
कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम तो किसी कंपनी ने, किसी कम्युनिटी ने या किसी व्यक्ति ने अपनी ग्रीड की वजह से खड़ी कर दी, अब उसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें वापस रिकवर होके आने में बड़ा समय लग जाता है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का रीजन क्या है कि रिसोर्स का कंजर्वेशन किया जाए और रिसोर्सेस को बचाने पे ध्यान देने के साथ साथ हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो इस चीज पर फोकस करें कि इन्वायरमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे अगर एक शहर है, उस शहर में धीरे धीरे दिख रहा है कि आपका तापमान बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए, धीरे धीरे वहां पर पार्क्स बनवाए जाएं। लेकिन शहरों में हर जगह पार्क बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पहले से जगह ऑक्युपाइड है और वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो जितनी भी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग्स है सबको सरकार की तरफ से मैंडेटरी कर दिया जाए कि ऊपर छत में गमला होना चाहिए। जो छोटे साइज के 3 फीट वाले जो पेड़ हैं वो पेड़ लगे होने चाहिए। तो एटलीस्ट आपने क्या किया, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की प्लानिंग बना ली कि आप पूरे एरिया को तो नहीं कर सकते। मान लीजिए जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, जो बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतें पाई जाती हैं, तो जो कई मंजिला इमारतें हैं उनमें आपको पता है कि आपको कैसे मैनेज होगा। वहां पे जमीन ही नहीं है, लोगों को रहने के लिए जमीन प्रॉपर नहीं है, तो हर जगह आप पार्क नहीं बनवा पाएंगे। तो फिर उसके लिए वही है कि आपको कुछ टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, छतों में पेड़ हो, हर जगह हो, बालकनी में हो, जिससे आप इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी मेंटेन कर पाएं, वहां का टेम्परेचर कम कर पाएं, प्रॉपर मानसून के आवागमन का हिस्सा बन पाएं और वहां का जो एक नेचुरल बैलेंस है, इकोसिस्टम है, वो जनरेट हो। जब गमले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे छोटे जो भी आपके कीड़े मकोड़े से लेके आपकी जो छोटी चिड़िया है, जैसे धीरे धीरे गौरैया लुप्त हो गई, उसका रीजन क्या रहा, हमारे जो भी टावर्स हैं। तो एक बार एक एनिमल चेन से कोई भी पक्षी गायब हुआ या कुछ भी गायब हुआ तो हमें ये शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन लंबे समय में उन चीजों का असर हम पर आएगा। जब धीरे धीरे अगर जो भी आपके पशु पक्षी हैं वो अगर उनकी अलग अलग प्रजातियां विलुप्त होने लग जाएंगी तो फिर उससे दिक्कत होना शुरू होगी। तो लीडर्स और थिंकर्स के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है। जैसे गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में, संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि यहाँ पर सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन तो हैं, पर किसी व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। कि अगर व्यक्ति, चंद लोग, चंद समूह ही अगर लालच पर उतर आएगा तो वो सारी की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और यही होता है कि समाज के चंद अमीर लोग अपने हाथ में संसाधन को ले लेते हैं, उन संसाधनों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके माध्यम से ही अपना काम करते हैं। साथ में ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर भी बात करें, कुछ ग्रीडी लोगों की वजह से लगातार जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको अपने नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है उस नुकसान का? कि उन लोगों के अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं, उन्हें किसी चीज के, उनके लिए इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट ना होकर के यूटिलाइज करने का आइटम है। कुछ लोगों के लिए इंसान इंसान ना होके इस्तेमाल करने का रास्ता होते हैं। आई एम नॉट सेइंग हर कोई इसी तरह का है, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन दिस कंटेक्स्ट, बट इन अ नॉर्मल वे जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो वहां इसीलिए पढ़ाया जाता है, इस्तेमाल पैसों का करना है, ध्यान इंसान का रखना है। पर हम उस दौर में आ गए हैं जहां इस्तेमाल इंसान को करना है और ध्यान पैसे का रखना है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, कंटेक्स्ट हैं, ये हैं, तो हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आपकी कंपनी में कोई ह्यूमन काम कर रहा है तो आपको एक बेटर वे में डील करना होता है।
जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो सीधी सी बात है, कुछ लोगों के गलत काम की वजह से बाकी एक बड़े वर्ग को भी भुगतान करना पड़ता है। वो हर जगह है, इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। जो लोग इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग अपनी ग्रीड की वजह से जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी ओजोन लेयर है, जो भी चीजें हैं उनको डिप्लीट कर देते हैं। जैसे एक सीधी सी बात है, किसी ने एक कंपनी बनाई, वो उस कंपनी में केमिकल के काम होते हैं, उस कंपनी से निकलने वाली जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक तरीका है कि उसको प्रॉपर वे में डिकम्पोज किया जाए, लेकिन डिकम्पोज करने में पैसा लगेगा। तो कंपनी सोचती है मेरा तो काम हो गया, जो चीजें जा रही है उसे पानी के साथ जाने दो। और वो जब डिकम्पोज नहीं होते, केमिकल्स बाहर निकलते हैं कंपनी से, तो वो हवा में जाते हैं, एयर पोल्यूशन करेंगे, जमीन में जाएंगे, आपका लैंड पोल्यूशन कर देंगे, पानी में जाएंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे। और लोगों को ये नहीं पता कि पूरा का पूरा, चाहे समाज हो या इन्वायरमेंट हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप जैसे ही वाटर को पल्यूट करेंगे, कल को वही पानी घूम के आपके घरों तक आ जाएगा। तो उन कुछ चंद लोगों की लालच का नतीजा ये होता है कि इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में सबको नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे लोग बात करते हैं परफ्यूम की या डीओ की, इनमें ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि ये पानी में घुल जाएं तो उसके बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए कभी आपने यूटिलाइज किया जब आपको ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, कोई इशू है, तब आपने यूटिलाइज किया, ठीक है। लेकिन जब आप उसे रेगुलर वे में यूज कर रहे हैं, जब आप क्लीन है प्रॉपर तब भी यूज कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा आपको लंबे समय में। और वही सारी चीजें पानी में फिर जा रही हैं और फिर वही घूम के आएंगी। फिर वही आप कितना भी उनको छान लीजिए, कितना भी फिल्टर कर लीजिए, वापस से आप उसे पियेंगे, तो जब पियेंगे तो फिर वही नुकसान करेगी। तो हम ही जहर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ही जहर बनाते हैं। वो घूम के ऐसे करके आता है और फिर हम ही पी लेते हैं। और ये हर कंटेक्स्ट में, इन कंटेक्स्ट ऑफ थॉट्स, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर बैड वर्ड्स, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन कंटेक्स्ट ऑफ आपका पोल्यूशन, हर जगह आप देखेंगे तो यही सिचुएशन है कि हर चीज घूम के वापस आ जाती है। तो ये सिचुएशन रहती है हर जगह। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम की। क्लब ऑफ रोम ने क्या किया, नाम से पता चल रहा है रोम में बना हुआ क्लब है। और इस क्लब ऑफ रोम ने क्या किया, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एडवोकेसी की, पहली बार सिस्टमेटिक वे में 1968 में। और उसके बाद 1968 के बाद 1974 में भी इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने गांधीयन फिलॉसफी पर बात किया जिनका नाम था शुमाकर, और इन्होंने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटी चीजें खूबसूरत होती हैं। यहाँ डोरेमोन की बात तो नहीं हो रही ना। एनीवेज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो इन्होंने कहा कि जो भी छोटी चीजें हैं वो खूबसूरत होती हैं। ऐसे में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसको हमने 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट कमीशन में देखा था, तो इनका कहना था एक तरह से कि जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या रिसोर्स कंजर्वेशन का, और इसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, जिसका कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ देखने को मिला, 1992 ब्राजील रियो डी जेनेरियो में, जब समिट हुआ था, अर्थ समिट। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जो 1992 में हुआ था। कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि यहाँ पर गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया गया, माना गया कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटे छोटे कदमों से चलते हुए ही हम अपनी मंजिल तक जाते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट के सेव करने की डायरेक्शन में छोटा सा स्टेप भी लिया गया है तो वो आगे चल के काम आएगा। और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी चीजें हैं उनको हम इस ढंग से यूटिलाइज कर पाए कि हमारा जीवन बेहतर हो पाए, आने वाले कल को हम देख पाए और उन संसाधनों को बचाते हुए इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लें और अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। तो ये था हमारा इंटरनेशनल समिट के कंटेक्स्ट में। अब हम अगली क्लास देखेंगे, वो है लैंड रिसोर्सेज में। तो अभी हमने इस क्लास में
रिसोर्स से रिलेटेड ये पढ़ लिया कि रिसोर्स कैसे हम तक आते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं, कैसे उनकी मैपिंग करते हैं, फिर कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, फिर कैसे कंजर्वेशन करते हैं। ये सारा हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया रिसोर्स के कंटेक्स्ट में। अब अगली वाली क्लास हमारी है लैंड रिसोर्सेज, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।